बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए या उनको यूज़ करने के लिए कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए जो कंडीशन ज़रूरी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ज़रूरी है वो ये है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती हैं। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड बी कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है, ओनली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी कंसिडर्ड। कि सिर्फ वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, डायरेक्शन कंसिडर नहीं की जाएगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है वो कंसिडर किया जाएगा, डायरेक्शन साथ कंसिडर नहीं की जाएगी। फोर्थ कंडीशन है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी and all quantities which are in the direction of initial velocity should be taken as positive। कि initial velocity की डायरेक्शन और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उस initial velocity की डायरेक्शन में, उन सब को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी कि उनकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशंस हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the magnitude of cross product between two vectors is under root 3 times the dot product, find the angle between them। कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान अंडर रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट हो तो हमने एंगल कैलकुलेट करना है उन दो वेक्टर्स के दरमियान में। ठीक हो गया। तो इसको हम देखते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स ए एंड बी का, वो ए डॉट बी इक्वल टू एक्स है। ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, तो ए डॉट बी की जगह पे ए बी कॉस थीटा लिख दिया और ये इक्वल आ गया एक्स के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का वो किसकी इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स होगा। ए डॉट बी एक्स था और उसने कहा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अंडर रूट 3 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट एक्स था तो क्रॉस प्रोडक्ट अंडर रूट 3 एक्स होगा। ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के, तो ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। अब ये आपने कैसे याद रखना है कि 2/1 करना है, आपने ऐसे याद रखना है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की टर्म यहाँ पर बनानी है, क्योंकि वो टेन थीटा बन जाएगा तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ए बी से कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल आ जाता है अंडर रूट 3 के। अब ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा बन जाता है। टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3, तो ये थीटा हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, You throw a small ball vertically up in the air। आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं। How are the velocity and acceleration of the ball oriented with respect to one another। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी एक दूसरे की निस्बत। जब बॉल अपवर्ड जा रही होगी तब क्या डायरेक्शन होगी और जब डाउनवर्ड आ रही होगी तो तब क्या डायरेक्शन होगी। तो बॉल को जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस केस में बॉल की वेलोसिटी तो अपवर्ड होती है क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है क्योंकि एक्सेलरेशन जो उस बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो जब बॉल अपवर्ड मूव करेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड, जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। लेकिन जब बॉल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचकर वापस आती है ज़मीन की तरफ, तो उस केस में बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड है क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, और इस केस में एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो आपने ये देखा कि बॉल जब अपवर्ड मूव करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन
ऑपोजिट टू ईच अदर होगी, जबकि बॉल जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, डाउनवर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वेलोसिटी 0 एट एनी इंस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन 0 एट एनी इंस्टेंट। कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 हो सकती है या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो ये आपको एक डायग्राम मैंने दिखाई है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को शो किया गया है। अब वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगी? वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल मोशन है वो 0 हो जाती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0 नहीं होता। तो इस वजह से वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती। जबकि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 नहीं होता, क्योंकि हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हमेशा एक्ट कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे मर्जी मौजूद हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट मोशन डायग्राम्स शोइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग इट्स पाथ, अज्यूमिंग द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली एंड द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डायग्राम्स हमने बनानी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को शो करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस टाइप की है? दो टाइप्स की प्रोजेक्टाइल मोशन बताई गई हैं। एक जो है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली, इसकी डायग्राम बनानी है, और दूसरी जो है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो दोनों केसेस के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली, जब हम उसको देखते हैं तो हॉरिजेंटली उसको लॉन्च किया जाता है। इस केस में वेलोसिटी, जब इनिशियली उसको थ्रो किया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और एक्सेलरेशन हमेशा तीनों जिस पॉइंट पे भी आप एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जाती है। और जब दूसरे केस में देखते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, तो इस केस में भी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, जबकि एक्सेलरेशन जो है हर पॉइंट पे वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग हॉरिजेंटली ड्रॉप्स अ बम व्हेन रीचेस एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन व्हाई। कि एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली वो फ्लाई कर रहा है और वो एक बम गिराता है एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर पहुंचकर। जैसे लेट्स सपोज टारगेट जहां पर है और जो एरोप्लेन है उसने एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर पहुंचकर जब बम गिराया तो वो बम टारगेट को हिट नहीं करता, वो टारगेट को मिस कर देता है। इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जब एक एरोप्लेन जो है वो टारगेट के ऊपर पहुंचकर मिसाइल हिट करता है, तो उस केस में मिसाइल जो ही वहां से एस्केप होता है एरोप्लेन से, तो उस मिसाइल के साथ वो वेलोसिटी अटैच है जो कि एरोप्लेन के साथ अटैच थी। ठीक है, इसको आप इनर्शिया के केस में देखें तो इनर्शिया में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन है तो मोशन में रहता है। तो जब इसको लॉन्च किया गया तो इस मिसाइल के साथ वो वेलोसिटी अटैच है जिस वेलोसिटी के साथ एरोप्लेन मूव कर रहा था। एरोप्लेन हॉरिजेंटली मूव कर जाता है, लेकिन जो रॉकेट है उसके ऊपर जो बम है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको डाउनवर्ड खींच रही है। अब एक उसके ऊपर फोर्स है जो कि एरोप्लेन की फोर्स थी, और एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये दोनों मिलकर उसको प्रोजेक्टाइल पाथ अप्लाई होता है उस बम के ऊपर, और वो टारगेट को हिट करने की बजाय आगे जाके गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सप्लोजन और कोलिजन में क्या फर्क है? एक्सप्लोजन और कोलिजन में बहुत बड़ा फर्क है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि सडन या वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रिलीज ऑफ गैसेज लीडिंग टू ए फोर्सफुल आउटवर्ड एक्सपेंशन। कि एक्सप्लोजन क्या है? सडन या वायलेंट रिलीज है एनर्जी का, जिसकी वजह से
रैपिड इंक्रीज होता है वॉल्यूम, गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से फोर्सफुल आउटवर्ड एक्सपेंशन होता है। जबकि कोलिजन की अगर बात की जाए तो कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज फोर्स एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो एक्सप्लोजन जो है, फायरवर्क अगर एक्सप्लोड होती है स्काई पे तो वो एक्सप्लोजन है। और कोलिजन क्या है, लेट्स सपोज दो कार्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं या स्नोकर बॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो ये कोलिजन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू अ स्लो मूविंग लोडेड ट्रक एंड स्पीडिंग राइफल बुलेट ईच हैव अ लार्ज मोमेंटम। कि स्लो मूविंग लोडेड ट्रक है और राइफल बुलेट है, इन दोनों की राइफल बुलेट जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पे मूव कर रही है, एक स्लो है और दूसरी हाई है स्पीड उनकी, तो वो दोनों का मोमेंटम लार्ज होता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो बेसिकली अगर आप मोमेंटम के फार्मूले पे गौर करें P = mv, तो इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी जाए तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। स्लो मूविंग लोडेड ट्रक में मैस ज़्यादा है, इस वजह से मोमेंटम ज़्यादा है, जबकि स्पीडिंग राइफल बुलेट में वेलोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो टोटल मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है और इन इलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। अलबत्ता काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कंजर्व रहने का मतलब क्या है? कंजर्व रहने का मतलब ये है कि सेम रहती है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम हम अगर गन एंड बुलेट सिस्टम की बात करें तो गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम इक्वल होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, सेम नहीं रहती। इलास्टिक कोलिजन में फोर्सेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उनको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए स्मॉल मास एंड एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए लार्ज मास हैव द सेम मोमेंटम। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा लार्ज है, उनका मोमेंटम सेम है। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, किस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फार्मूला है P = mv। अब इसमें से अगर हम वेलोसिटी को एक तरफ कर लें तो v इक्वल आ जाता है P/m के, ठीक है। वेलोसिटी को इस वजह से अलग किया कि हमने किस चीज़ को इफेक्ट देखना है, काइनेटिक एनर्जी का। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में v की जगह पर हम P/m पुट कर देंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है P² के, ये m² होगा ना, तो एक स्क्वायर इस m से कैंसिल हो जाएगा, P² हो जाएगा, यानी कि K = 1/2 P²/m। अब इसमें ये कहा गया था हैव द सेम मोमेंटम। अगर मोमेंटम सेम है यानी कि मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पीछे क्या बचा, मैस, यानी कि मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस स्मॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस लार्ज है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी का पूछा गया था, तो ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ए स्मॉल मैस मस्ट हैव लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन ऑब्जेक्ट इन ए सिस्टम हैव मोमेंटम व्हाइल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। एक्सप्लेन योर आंसर। कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिस्टम के अंदर मौजूद है उसका मोमेंटम मौजूद हो सकता है जबकि ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम 0 हो। तो यस, ऐसा मुमकिन है। जब ऑब्जेक्ट एक सिस्टम के अंदर मौजूद है तो उसका मोमेंटम हो सकता है while the momentum of the system is 0।
जबकि ओवरऑल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो 0 हो। इसकी वजह क्या है कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम के अंदर और उनका जो मोमेंटम है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, तो उस केस में ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑब्जेक्ट में है वो मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक डायरेक्शन में है जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे डायरेक्शन में, और वो दोनों मोमेंटम इक्वल हैं, सेम है। उसकी वजह से टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मोमेंटम्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, जबकि वो दो ऑब्जेक्ट्स उन दोनों का इंडिविजुअली मोमेंटम मौजूद है इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, इनसाइड द सिस्टम दोनों ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअली मोमेंटम मौजूद है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में वो मोमेंटम जो थे अपोजिट डायरेक्शन में थे, इस वजह से दोनों को मोमेंटम कैंसल आउट हो गया, तो ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। के हमने क्या करना है, किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो इक्वल होती है 4 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के। फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। हमें रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन बताया गया है कि R इक्वल है 4h के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हॉरिजेंटल रेंज है वो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होगा। उन्होंने यही कहा ना, फॉर एनी स्पेसिफिक प्रूव दैट द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। मैक्सिमम रेंज उस वक्त होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। ये स्टेटमेंट के अंदर हिडन आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। आपने मैक्सिमम रेंज को देखते हुए थीटा सिलेक्ट किया कि थीटा हमारे पास 45 होना चाहिए, क्योंकि ये वो एंगल है जिस पे रेंज मैक्सिमम होती है। तो रेंज का फार्मूला R इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G है। इसमें थीटा की जगह पे 45 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो VI स्क्वायर ओवर G आ गया। और इसी तरह जब हमने हाइट का फार्मूला लिया, मैक्सिमम हाइट का, और उसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट की, तो इस केस में सिंप्लीफाई होकर VI स्क्वायर ओवर 4G आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि R इक्वल आ जाता है 4h के। ठीक है, ये बेसिकली VI स्क्वायर ओवर G है और ये 4VI स्क्वायर ओवर G है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, R इक्वल है 4h के। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इज मोमेंटम कंजर्व्ड व्हेन ए बैट हिट्स अ बॉल। जब एक बैट बॉल को हिट करता है तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? मोमेंटम जब कंजर्व रहेगा जब बैट बॉल को हिट करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम जो है क्लोज्ड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। अब इस केस में बैट बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो बॉल भी बैट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो टोटल मोमेंटम है बैट एंड बॉल सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।